उसके बाद आपने अपने उन 5 सेक्टर से, वो 5 सेक्टर कौन कौन से हैं बता दें जल्दी से ज़रा अगर मुझे। आईटी सिर्फ 5 है, एग्रीकल्चर है, आईटी है, मिनरल्स है, डिफेंस है और समझ में नहीं आया, एनर्जी। ऑलराइट, अब इसके अंदर मज़ीद क्या है, इसके अंदर बहुत सारे और भी हैं जो इनके सब सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर काम करने की या जिन पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो मुआहदा या हमारी जो बात है उनके साथ क्या है कि आप इन 5 सेक्टर में इन्वेस्ट करें ताकि हम जो है अपने मुल्क की इकॉनमी को ग्रो कर सकें। अब इन्वेस्टमेंट के लिए जाहिर सी बात है आपको पैसा चाहिए, और गल्फ़ कंट्रीज़ आपको पैसा देने के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि वो श्योरिटी चाहते थे। आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई दे आर हैविंग फेयर टू इन्वेस्ट मनी इन योर कंट्री। उन्होंने फिर क्या कहा कि हमें गारंटी दी जाए, और जब आपने गारंटी मांगी तो किसकी मांगी, आर्मी की गारंटी मांगी। अब जब आर्मी की गारंटी मांगी गई तो आपको पता है कि गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, आर्मी अपनी जगह पे होती है। दैट्स वाई दे आर अग्रीड कि अगर आप आर्मी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं और उसकी गारंटी देते हैं तो हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी इकॉनमी बूस्ट करेगी और आपकी जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब दूसरा जो इसका स्कोप है वो ये है कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से क्या होता है कि हमारे जो नौजवान हैं, न्यू जनरेशन है, वो मुल्क से बाहर चली जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम यहाँ से पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं, फिर गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं पहुँचाते क्योंकि आपको फिर क्या होता है, कोई अर्निंग आपकी नहीं हो रही होती। तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपनी इकॉनमी को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय यहाँ से पढ़ लिख कर बाहर चले जाएँ क्योंकि हमें यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा। रीज़न्स हमारे सामने, वी हैव डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉवर्टी का मसला हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का मसला हो, सर्विसेज सेक्टर्स में हो, या फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर आपके पास जो है अभी हमने डिस्कस क्या किया था कि आपके पास कौन से डेट होते हैं जी, फॉरेन डेट, इसके अलावा प्राइवेट डेट होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी इकॉनमी को बूस्ट नहीं करने देते, जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, ग्रो करते हैं, तो क्या होगा, इस वाले प्रोग्राम के थ्रू आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो भी करेगी और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। देन वी कम टूवर्ड्स द थर्ड वन पॉइंट, द काउंसिल हैज़ द अथॉरिटी टू समन रेगुलरिटी बॉडीज़। यानी इस काउंसिल के पास, अभी हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टायर हैं, देयर आर 3 टायर। इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ लिखा हुआ इसको देखें कि हमारे पास जो ये पूरी एक इसकी एक समझ लें कि ये इसका एक हायरार्की बनी हुई है। इसमें क्या है कि हमारे पास जितने भी इसमें लोग होंगे कमेटी में, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी गवर्नमेंट डिवीज़न को, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं, उनसे इन्वेस्टिगेट करें इसके हवाले से। दे कैन आस्क क्वेश्चंस इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन योर कंट्री, और आपके कंट्री के अंदर इन लोगों के साथ अगर उन्होंने मुआहदा किया है तो PM1 इज़ इन द एपिक्स कमेटी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन दोनों से मिलकर आपकी एपिक्स कमेटी बनेगी। इनके अलावा 4 मेंबर और होंगे, फिर आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जो कि वो काम कर रही होगी। तो अब जो है काउंसिल के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी टाइम आपको क्वेश्चन के लिए बुलाए और आपसे बात करे। तो ये आपके लॉ जो है इसके अंदर है और ये इसका स्कोप भी है। अब आ जाते हैं आर्मी का जो रोल है और इंटरनेशनल प्रेशर क्या है। इंटरनेशनल प्रेशर वही जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हमें लोन नहीं मिल रहा था, गल्फ़ कंट्रीज से पहले भी बात की गई, लोन नहीं मिल रहा था। रीज़न क्या था कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी की कंडीशन है वो सबके सामने है और उनको ये भी पता है कि इकॉनमी बूस्ट नहीं कर रही और हमने अगर पैसा लगाया तो वो ज़ाया हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इंटरनेशनली प्रेशर क्या था कि आपको आर्मी को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब एक बात समझने वाली है कि आर्मी का ताल्लुक़ सिविल गवर्नमेंट से नहीं है, और अगर सिविल गवर्नमेंट के मामलात में आर्मी को इतना बड़ा रोल दिया जाएगा तो वो ममालिक जिनके अंदर जमहूरियत चलती है, डेमोक्रेसी चलती है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी ना। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ में इस चीज़ को देखते हैं
कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत से ज़्यादा, सिविल गवर्नमेंट से ज़्यादा मिलिट्री ने राज किया है। मार्शल लॉज लगे 35 साल तक, मार्शल लॉज लगे, उसके अंदर क्या हुआ, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि 6% तक जीडीपी हमारी इंक्रीज़ हुई, हटने के बाद वापस 2% पर आ गई। ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि हमारी हिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, वी ऑल आर अवेयर एंड हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मसला ये है कि आर्मी की एक अपनी अलग पोजीशन है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी अलग है, सिविल गवर्नमेंट की अपनी अलग है। अगर कोई जुडिशरी के मामलात में अमल दखल करता है तो फिर उसके अलग कानून होते हैं, क्योंकि जुडिशरी का जो काम है, इंस्टीट्यूशन बनाने का मकसद क्या होता है कि अगर डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, एचआर का अगर डिपार्टमेंट है फॉर इंस्टेंस किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर के काम हायरिंग, फायरिंग, आपके लेटर, आपको मेडिकल देना, ये करना, वो उनका एक जीडी बना हुआ है कि उन्होंने ये काम करना है। अगर उनके काम में फ़ाइनेंस वाले आके मुदाखलत करते हैं तो क्या वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। अगर फ़ाइनेंस के काम के अंदर मार्केटिंग वाले आके मुदाखलत करते हैं तो क्या वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? एक डिपार्टमेंट है ना, सेपरेट काम है, सेपरेट आपका डिपार्टमेंट बन चुका है कि भाई आपने ये करना है, आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है, एंड एवरीबडी इज़ आंसरेबल टू योर बॉस, टू देयर बॉस, वो अपने बॉस को जवाब दे। अब अगर आप अपने काम से काम नहीं रखेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आएंगे। ऐसे ही अगर आर्मी को सिविल गवर्नमेंट के साथ आपने ऐड कर दिया या उनका मिलाकर एक कमेटी बना दी कंबाइन, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि वो ममालिक तो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ पे जमहूरियत चलती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अगर आप लोग देखें, चाइना जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप सऊदीया को देखें, वहाँ बादशाही सिस्टम है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी एक अलग चीज़ है, मोनार्की एक अलग चीज़ है, वो एक अलग, मतलब सब सेपरेट चीज़ें हैं। तो अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ आर्मी को अलाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जिन ममालिक की श्योरिटी के लिए या उनके कहने पर या उनको गारंटी देने के लिए हम मिला रहे हैं, उनकी हुकूमत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये चीज़ समझने वाली है कि अगर हमारे मिलाने से किसी को फ़र्क पड़ता तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम आते। अब क्या किया कि एक लॉ बना दिया, प्रॉपर चैनल के थ्रू लॉ बनाकर आर्मी को इसके अंदर शामिल किया गया और आर्मी को एक डोमिनेंस वाली पोजीशन दी गई, क्योंकि उसी की वजह से हमें पैसा मिल रहा है। हमारी आर्मी की वजह से ही हमें गल्फ़ ममालिक से या गल्फ़ कंट्रीज़ से पैसा मिल रहा है, जो कि हम अपने मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट करने में लगाएंगे और अपने इकॉनमी के जो सेक्टर्स हमें पैसा दे सकते हैं जनरेट करके, वो देंगे। इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए आर्मी को यहाँ पर शामिल किया गया, क्योंकि आर्मी एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपने मज़ीद कानून के थ्रू वो काम करवाती है। वो ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट का काम है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब आज का मतलब आज। अगर किसी इदारे पे या किसी सेक्टर पे, आईटी पे आज काम करना है, दे हैव मेड प्रोग्राम, वो बना चुके हैं, तो वो आज ही होगा। बिल पास करवाना है, उनको पता है कि हु इज़ ऑन द बैक, पीछे कौन है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं। तो कोई भी हो, गवर्नमेंट का बंदा भी हो, वो काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि काम करवा कौन रहा है। तो अगर आपकी बैकबोन बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और आपने श्योरिटी भी दी है आर्मी की, तो दैट्स वाई जो हमारे ये गल्फ़ ममालिक हैं वो इस चीज़ के लिए राज़ी हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। और फिर पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्स को बनाया। इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? एक शॉर्ट टर्म है, एक मिडिल एंड देन लॉन्ग टर्म। देखिए जिस तरह पॉलिसीज़ होती हैं, आपने शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई, एक मिडिल वन क्या है कि भाई हमें इतने टाइम में हमें इतने अपने टारगेट को अचीव करना है। अब हमें करना क्या है कि करना ये है कि आपने $5 बिलियन जो हैं वो आपने फ़ौरन से कमाने हैं। कब कमाने? फ़ौरन से, ठीक है। विद इन अ ईयर यू कैन से, बट विद इन 3 years यू हैव टू अर्न। हमने सोचा है कि हम कितना कमा लेंगे? $100 बिलियन। लेकिन अगर हम 10 साल की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को देखें तो हमने इसके थ्रू क्या सोचा है कि हमें 1 ट्रिलियन, हमें इतना पैसा कमाना है डॉलर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसका जो है क्यों हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, हमने अपने मुल्क के हालात को देखते हुए, उनकी इकॉनमी को देखते हुए,
इसको लॉन्च किया या इस कमेटी को हमने बनाया। इसके अंदर सिविल मिलिट्री के साथ जो है, सिविल और मिलिट्री जो है दोनों ने मिलकर इसको जो है काम किया, और फिर इसके हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे कि बनाने का मकसद क्या है, किन सेक्टर्स पे काम होगा और कौन कौन करेगा, कौन मेम्बरान होंगे इसके अंदर और इनका क्या प्लान होगा और सब कुछ क्या होगा। देन इफ़ अ क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपको सवाल समझ में आए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बकेट ऑफ नॉलेज है और आप उस नॉलेज को बस जाके सारा का सारा ऐसे ही लिख दें। आपने सारी की सारी नॉलेज नहीं लिखनी होती। आपसे जो पूछा जाए टू द पॉइंट, विद इन द लिमिट, आपने उसी सर्कल में रहते हुए अपने आंसर को लिखना है। और जितना पूछा जाए, जितने से मुराद ये है कि जिस डायमेंशन में आपका क्वेश्चन है आपने उस डायमेंशन से बाहर नहीं जाना। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। यस, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? असाइनमेंट दे दूँ? ऑलराइट, देखिए असाइनमेंट तो मैंडेटरी है ना, फ़र्ज़ कह लें, फ़र्ज़ है, मतलब करना है, नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। देखिए कोई भी चीज़ कितनी भी ज़्यादा पढ़ लें, कितनी ही ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड कर लें, बट अगर आपने CSS में अपेयर होना है तो आपने लिखना है। जो राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। अगर आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ेंगे और सुनेंगे, लिखेंगे नहीं, तो फिर आपका इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि आपने 12 पेपर्स लिख कर देने हैं। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको पता हो कि क्वेश्चन के अंदर डिमांड क्या है और मैंने लिखना क्या है। वो आपसे अगर G20 समिट का पूछें और आप किसी और समिट के हवाले से लिख दें, हालांकि आपने लिखा सही होगा लेकिन वो आपके एग्ज़ामिनर की डिमांड नहीं है, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप पहले टॉपिक को समझें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें एंड देन स्टार्ट राइटिंग उसे। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको उससे फ़ायदा पहुंचेगा। सो आपने, जी बेटे, हमारी अपनी GDP जो है राइट, इनका क्वेश्चन ये है कि हमारी GDP, ठीक है, मतलब हमारी GDP इतनी नहीं है, हमारी GDP नहीं है जब ही तो हमने ये प्लान बनाया है। देखें आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। देखें होता क्या है कि किसी भी सिनेरियो को या किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देखें कि ये किया क्यों जा रहा है, आप इसके कॉजेज़ को देखें। इसके अंदर ये देखा गया है कि पाकिस्तान, देखें कि एग्रेरियन कंट्री है ना, लेकिन फिर भी अगर आप इस साल की GDP देखें, पाकिस्तान का सर्विस सेक्टर जो था उसकी ज़्यादा थी जबकि इसकी बाद में थी, उससे कम थी। कहने का मकसद ये है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, इसमें मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, इसके अंदर अच्छी खाद कह लें या मशीनरीज कह लें, इसको मतलब बूस्ट करने की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बात हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, वी आर अवेयर बट वी आर नॉट हैविंग सम सोर्सेज। अभी हमने शुरू क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास जो दुनिया है, जो ग्लोब है, वो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है। वो हमने क्यों किया था? वो इसीलिए किया था कि हमारे पास जो ग्लोबल नॉर्थ है वो डिपेंडेंसी करता है किसके ऊपर? ग्लोबल साउथ पे, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ के पास इंडस्ट्रीज़ हैं जबकि ग्लोबल साउथ के पास रॉ मटेरियल है। आप इंडस्ट्रीज़ को नहीं चला सकते जब तक कि आपके पास रॉ मटेरियल ना हो। सेम गोज़ विद द ग्लोबल साउथ, वो भी डिपेंड करता है ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर, क्योंकि अगर उसके पास रॉ मटेरियल है तो वो रॉ मटेरियल को रख कर क्या करेगा? पाकिस्तान में मादनियात है लेकिन पाकिस्तान में इतनी अच्छी मशीनरीज़ नहीं है कि उनको निकाल के उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो फिर हम उस मादनियात का क्या करेंगे? वो रखा एक वक्त आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये चीज़ें हैं कि हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? कोलैबोरेशन करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। इसीलिए हम इंटरडिपेंडेंसी होती है हमारी साउथ की नॉर्थ पर, नॉर्थ की साउथ पर, कि आप हमें खाम माल दो, हम इंडस्ट्री के ऊपर इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे,
वैल्यू एडिशन करने के बाद क्या होता है कि आपको जो आप खाम माल अगर 100 रुपये का कोई एक चीज़ देते हो, वो उसके ऊपर जो है बहुत सारा जो है वैल्यू एडिशन करने के बाद उस पर क्या करते हैं, जब मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो वो आपको 1000 का या 2000 का मिलता है। रीज़न क्या है कि उस इंडस्ट्री ने उसके अंदर वैल्यू एडिशन की है, और जो पैसा लगा है उसका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड के दरमियान जितना भी प्रोसेस था, जो भी पूरी चेन थी, हर एक चेन पर हर एक स्टेप पर वहाँ पैसा लग रहा है। तो जो वहाँ पर पैसा लगेगा इट मीन्स कि वो हर एक स्टेप पर वैल्यू ऐड हो रही है। आप एक मिसाल के तौर पर ले लें, कॉटन को ले लें। कपड़ा पाकिस्तान के अंदर कॉटन जो है वो पैदा होती है, आपने यहाँ निकाली, आप फिर डेनिम की कंपनीज़ के अंदर इनको भेज रहे होते हैं। क्या होता है फिर वहाँ से वो चेंज होती है, फिर वो कपड़ा बनता है, फिर डाई होता है, डाइंग का प्रोसेस है, स्टिचिंग का है, निटिंग का है। एंड में अगर आपके पास आके डेनिम में जाते हैं तो पैंट्स बन जाती हैं। आप अगर उसको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भेजें, आपके पास अच्छे से अच्छा कपड़ा बन के आता है। तो वो एक ब्रांड का जो ड्रेस होता है ना, वो आपको 16,000 17,000 इतने तक का नॉर्मल मिलता है, जबकि आपकी कॉटन की कीमत इतनी नहीं है। कॉटन आपको कितने की, 1000 रुपये की भी बहुत सारी मिल जाएगा। आप सिर्फ कॉटन ले लें, आप कॉटन लेके उसको पहनेंगे तो नहीं ना, यू नीड कि उसके ऊपर काम किया जाए, उसके अंदर वैल्यू ऐड की जाए, और फिर उसके ऊपर जो है एक फ़िनिश गुड जब बनकर आपको आए तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक परचेजिंग करते हैं। सबके पास मोबाइल होंगे, लेकिन सब मोबाइल ख़ुद नहीं बनाते, वी परचेज़, क्योंकि इसकी एक IT सेक्टर है पूरा, इसमें काम होता है। हमें मोबाइल चाहिए लेकिन हम मोबाइल बना नहीं सकते, उसकी एक इंडस्ट्री है। यानी हर एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एक इंडस्ट्री लगी हुई है, और उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का काम है उस प्रोडक्शन करना, और वहाँ पर चाहे वो असेंबली लाइन के थ्रू करें, चाहे वो अपने सप्लाई चेन के थ्रू करें, XYZ जो भी उनका प्रोसीजर है वो उसके थ्रू काम करते हैं और आपको एक फ़िनिश गुड प्रोवाइड करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ इसी तरीके से डेवलप्ड हो सकते हैं कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग कि अगर इस प्रोग्राम को चलाया जाता है और इसको साइन किया जाता है तो हमारे पास इतने टाइम में इतना पैसा हो सकता है, इतने टाइम में इतना, और इतने टाइम में इतना। वी आर हैविंग 3 स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दैट्स वाई व्हाट्स योर नेम, लास्ट वन, रेड शर्ट, क्या नाम था जी? ये सारी बातें हमने आपके लिए की हैं। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन, कुछ और पूछना है? यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? ऑलराइट जी बेटे, 3 महीने हो गए 3 महीने किस चीज़ को? ठीक है, हमने अचीव नहीं किया। अच्छा, आप शायद लगा रहे हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है, जून में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन जब से शुरू होगी, जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे, उसके बाद हम 3 महीनों को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कितना पैसा है। यस, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।